अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल बिरसी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एम राही साहब, जो इलाका भलेसा के चालर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पूरे ज़िला के अंदर जो है एक सोशल वर्क जो है करते हैं। यूँ समझिए कि समाजी कारकुन की हैसियत से इनका नाम जो है ज़िला डोडा में है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जो पिछले कई सालों से जो है भलेसा की आवाम चाहती है कि ज़िला हेडक्वार्टर जो है वो गुंदो बनाया जाए। इसी पर आज जो है एम राही साहब की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर से भी बात हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर उस मीटिंग में हुआ। जी, स्वागत है आपका जे के दास्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह आप जानते हैं कि भलेसा एक हिली एरिया है, काफ़ी लोगों की पॉपुलेशन है, लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो आज आपने डिमांड रखी है, किस तरह जो है इंतज़ामिया देखेगी, क्या वो पूरी होगी या नहीं? देखिए, हम खान साहब से मिले और हमारे पूरे यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हनीफ मलिक साहब भी थे, तो हम गवर्नर साहब के एडवाइज़र साहब के साथ मिले। हमें गवर्नर साहब के साथ मिलने का भी प्रोग्राम है, चंद दिनों में हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। देखिए, जहाँ तक भलेसा का ताल्लुक़ है तो लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पे हमें जो है वहाँ जाना पड़ता है भदरवा में, और डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बहुत दूर है वहाँ से। और आप देखते हैं कि जब ये जो हमारा होता है जनवरी फरवरी का महीने होते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलातें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचने में। तो एक बहुत बड़ी अच्छी डिमांड है और बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इस वक्त जो 2021 में भी हम 90 किलोमीटर या इससे ज़्यादा का सफ़र करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएँ, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए हमने एडवाइज़र साहब के सामने भी ये जो डिमांड रखी है, और इससे पहले भी हमने कई प्रोटेस्ट वगैरह करके ये बात गवर्नमेंट के सामने रखी है, सरकार के सामने रखी है, साबका सरकारों के सामने रखी है। लेकिन आज जो खान साहब ने हमें बहुत ही यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्दी इस पर जो है नज़रसानी करके और भलेसा यानी गुंदो के मकाम पे एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बिठाएंगे, और जिससे लोगों की मुश्किलातें ख़त्म होंगी। कि कब तक टाइम दिया है और क्या लगता है, क्या भलेसा जो है डिस्ट्रिक्ट बन पाएगा? और लोग भी चाहते हैं, जो आपने प्रोटेस्ट आज तक किए हैं, उनकी वसादत से आपने कहां तक मैसेज उसके ज़रिए पहुंचाया है? देखिए, पेपर्स वर्क जो हो रहा है, और आज भी मैं सेक्रेटरीट गया हुआ था तो मैंने देखा कि वो कागज़ जो है आगे चलता जा रहा है, फॉरवर्ड होता जा रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से एक अच्छी तरह अच्छे मिजाज से जो बात हुई है हमारी एडवाइज़र साहब के साथ, तो मुझे यकीन है कि कम से कम 1 महीने के अंदर जो है हमारी ये डिमांड जो है पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि भलेसा भी जो है एक एडिशनल डीसी वहाँ पर तैनात हो, ताकि लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो हल हो सकें। राही साहब जो है एक डीलर एसोसिएशन के भी जो है कारकुन हैं, उसके मुतालिक भी कुछ जो है सवाल हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि राशन के मुतालिक। राही साहब, आप डीलर एसोसिएशन के कारकुन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके रिलेटेड क्या परेशानी आ रही हैं या कुछ डिमांडें हैं? देखिए, बहुत हद तक जो है सरकार के सामने हमने ये डिमांडें भी रखी हैं। चंद दिन पहले में जो मरकज़ के फूड सेक्रेटरी साहब हैं, जो हमारे डीसी डोडा भी सुधांशु सर पांडे जो डीसी डोडा भी रह चुके हैं, जब मेरी वहाँ पे कृषि भवन में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने तो मुझे पूरे इलाके के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पूरे इलाके को जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आज भी वहाँ खच्चर के ज़रिए जो है माल वो गाँव में पहुँचता है। तो मैंने कहा हाँ, कई जगहें ऐसे हैं, जैसे कालजुगासर, मनो, हडल, कुटा, और यहाँ पे अमृतपुरा, यहाँ पे चालर चिन्यास के दूर दराज एरियाज़, और यहाँ पाडर, दक्षिण मड़वा वगैरह बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ पे खच्चरों के ज़रिए माल जाता है। तो आज जो है महकमे की तरफ से टेंडरिंग का जो सिलसिला चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट का टेंडर इन्होंने जो किया है, बहुत मुश्किल है उस तरीके से जो है राशन लोगों को मिले। मुझे यकीन था कि शायद जो है महकमा तहसील लेवल पे यानी एक TSO के हदबंदी के हिसाब से छोटे छोटे टेंडर बना के, या कम से कम सब डिवीज़न के हिसाब से टेंडर बनाते, तो उस तरीके से जो है माल वक्त पे पहुंच जाता। आज एक डीलर ने रिमिटेंस करना है और उसके बाद वो राशन जो है ठेकेदार के पास जाएगा, ठेकेदार फिर ये दूर दराज इलाका है, यानी आपको पता है कि कहाँ दक्षिण मड़वा, पाडर वगैरह, वाड़वन, तो कहाँ से वो इतना इंतज़ाम करेगा खच्चर का, गाड़ी का वगैरह, तो वहाँ राशन पहुँचाएगा। हम 5-6 तारीख तक दाखिला करते थे और 10-15 तारीख तक हम गाँव में राशन पहुँचाते थे। तो ये जो प्रोसेस है, मुझे
लगता है ये बहुत एक गलती की हुई है सरकार ने और महकमा ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेंडर लगाया हुआ है इस पर। तो जब एक डीलर राशन का रिमिटेंस करेगा, उसने अपना पैसा खर्चना है, उसके बाद ये अच्छा नहीं लगता है कि एक डीलर अपने पैसे से राशन खरीदेगा, फिर उसका राशन जो आगे ठेकेदार उठाएगा, ठेकेदार उसका राशन उठाएगा, वो स्टोर से कैसे उठाएगा, वो वज़न उसमें क्या होगा, रास्ते में जो डीलर होता था वो उसके साथ जाता था, ये जो राशन की बोरियां खाली तोड़े होते हैं वो फटे हुए होते हैं, डीलर उसको संभालता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठेकेदार जब इस राशन को उठाएगा तो वो जब राशन रास्ते में गिरेगा, फिर वो ठेकेदार तक पहुंचेगा, ठेकेदार को 15 तारीख तक राशन मिलना चाहिए, और ये जो ठेकेदार है 25 तारीख को राशन पहुंचाएगा या 29 को पहुंचाएगा। फिर ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम से भी कई दूर दराज इलाकों में आप जानते हैं, जैसे हलारन, अमृतपुरा, दक्षिण मड़वा, पाउडर वगैरह जो मैंने एरियाज़ का जिक्र किया, इनमें सिग्नल की कमी है। सरकार ने इस वक्त 4G डाला हुआ है, वो 2G के बराबर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आगे जो है आवाम को राशन के बारे में मुश्किलात आने वाली हैं। मेरी सरकार से, महकमा से यही गुजारिश है कि वो इसको अच्छी तरह देखें, या तो छोटे छोटे टेंडर बनाएं, तहसील लेवल के, सब डिवीज़न लेवल के, या तो इस सिस्टम को वैसे ही चलने दें जैसे एक डीलर अपना राशन जो है रिमिटेंस करता था, अपने पैसे से उठा के लोगों तक पहुंचाता था। अगर ऐसा नहीं तो फिर कम से कम वो ठेकेदार को ही राशन रिमिटेंस करना पड़ेगा, या सरकारी तौर उसको उठा के डीलर तक पहुंचाना पड़ेगा। डीलर तोल के वहाँ राशन लेगा, उसके बाद वो उसको बेचेगा, उसके बाद जो है सरकारी खजाने में जमा करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक ठेकेदार जो है वक्त से राशन पहुंचा पाएगा इलाकों में। राही साहब, ये मुश्किलातें जो है काफ़ी देर से हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मसले को जल्द अज जल्द इंतज़ामिया, वहाँ की इंतज़ामिया हो या गवर्नमेंट इंतज़ामिया हो या मरकज़ी सरकार हो, वो इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे। राही साहब, आप कांग्रेस के वर्करान भी हैं, तो पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नीचे की ओर क्यों जा रही है? देखिए, मैं ज़्यादा पार्टी में काम नहीं करता हूं, मैं तो सोशल वर्कर हूं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों यहां पे कुछ लोगों ने एक शोशा फैलाया जब ये अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब यहां तशरीफ़ फरमा थे, तो कुछ चंद लोगों ने यहां कहा कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ़ कर दी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कुछ अपने ही लीडर्स जो है अपनी भी पार्टियों को जो गिराने की कोशिशें करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक एवरग्रीन लीडर है, तो जब कुछ लीडरान जो यहाँ पे हैं जो एक 200 वोटों के मालिक हैं और जिनको अपनी ज़मीन, अपने पैरों तले ज़मीन नहीं है, वो इतने बड़े लीडर के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी जब उनका कोई नाम ही नहीं है यहाँ रियासत में, तो अपना नाम आगे लाने के लिए वो इस किस्म के लीडरान के, जैसे देखिए मोदी जी की बात उन्होंने की। मोदी जी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म साहब की एक बात पसंद है कि उनको अपनी पुरानी औकात याद है। मैं कब स्कूल जाता था, उसके बाद मैंने हो सकता है मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं क्या बना आज मैं क्या हूँ। अगर ये मुझे याद है तो ये कौन सी बुरी बात है। अगर मैं इस वक्त कोई MLA हूँ, MLC हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ या इससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो अगर मुझे वो औकात याद होंगे कि मैं कब मज़दूर था, मैं कब स्कूल में जाता था, तो आज का जो मज़दूर या कोई स्टूडेंट मेरे पास कोई एप्लीकेशन लेके आएगा तो यकीनन मैं उस बात को समझूंगा कि जब मैं मज़दूर था तो मेरी हालत क्या थी और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या चाहता था। तो मैं उसका जो दुख दर्द वो ज़रूर समझूंगा। जब दफ़ा 370 तोड़ा गया सरकार की तरफ से, तो उस वक़्त एक ही गुलाम नबी आज़ाद थे जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ लड़ा मोदी जी के सामने खड़े होके। तो अगर आज़ाद साहब ने ये कहा कि मोदी जी को मैं इस बात पे पसंद करता हूं कि उनको पुरानी औकात याद है, वो कब चाय बनाते थे, कब वो गुजरात के MLA बने, कब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, कब वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो अगर उनको वो चाय बनाना याद है, तो जब आज मोदी जी के पास वो चाय बनाने वाला जाएगा तो यकीनन वो उसका दर्द समझ सकेगा। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपनी औकात याद होगी कि मैंने, या मुझे याद होगा मैंने मजदूरी भी की है, मैं कैसे कैसे आया हूँ इस फील्ड में, तो यकीनन मैं उस आदमी का जो निचली सतह से आता है, मजदूर आता है, चाय बनाने वाला आता है, तो यकीनन मैं उसका दर्द समझ सकूँगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। रहा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने सबसे ज़्यादा लड़ाई जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी, वो दुनिया जानती है। उस वक़्त ना फारूक साहब कहीं थे, ना महबूबा मुफ्ती। अगर देखा जाए तो महबूबा जी ने तो इस रियासत का बेड़ा ही पार कर दिया। वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक ना तजर्बा तरीके से जो उन्होंने सियासत की, और एक बार इस्तीफ़ा दिया, दूसरी बार देखा। यहाँ पे जब अपने इंदिरा जी शहीद हुई थी तो राजू जी रातों रात
प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब शेख साहब की डेथ हुई थी तो फारूक साहब रातों रात चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने उस वक्त भी 40-50 दिन का वक्फा बीच में लिया। जब दोबारा बीजेपी ने सरकार तोड़ी उस वक्त भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे, ये मुतनाज़ा स्टेट है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना रहना चाहिए। तो उन्होंने वो बातें नहीं मानी, वो उनके पास तजर्बा नहीं था और तजर्बे न होने की वजह से उन्होंने रियासत को जो है आग में डाल दिया और वो रियासत आज भी आग में जल रही है। अगर ये गलती महबूबा मुफ्ती ने नहीं की होती, उस वक्त माना होता, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि हम ग्रैंड अलायंस करेंगे, तो अगर उस वक्त ऐसा किया होता, इस वक्त दफ़ा भी मौजूद होता, इस वक्त रियासत भी आग में नहीं जलती। तो खैर, मैं एक छोटा समाजी कारकुन हूँ, मैं इतनी बड़ी बात क्या करूँ, लेकिन जो मेरे जहन से है, इस रियासत को जो आग लगाई वो महबूबा मुफ्ती ने लगाई। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अगर मोदी जी की तारीफ़ की, ये कहा कि उनको अपनी औकात याद है इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ ये बुरी बात है। मैं शेम करता हूँ लीडरों के लिए जिन्होंने इस बात को मुद्दा बना के अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की। राही साहब, डीडीसी इंतखाबात हुए तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का कैंडिडेट भी हार चुका है, तो क्या वजह रही? क्योंकि ये अहम सवाल है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना और अपनी एरिया की बात करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त हम जम्मू से लोगों को बता रहे हैं कि हमारी ये मुश्किलात है, लेकिन आप कांग्रेस में रह चुके हैं, थोड़ा इस मुतल्लिक भी सवाल करेंगे कि आपका कैंडिडेट क्यों हार गया? देखिए, जब डीडीसी इलेक्शन चल रहा था तो मैं रियासत से बाहर था, मुझे इसमें कोई हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला और न ही मैंने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बहरहाल वोटिंग तक मैं पहुंच चुका था, लेकिन तब तक जो है लगभग फैसला तय था। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, मतलब कई सरकारें आई, कई पार्टियां आई गई, कई बनी, कई बिगड़ी, तो ये सिलसिला आता जाता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आगे भी आता वजह भी कोई होगी कि हार क्यों हुई? देखिए, मैं सियासत में पढ़ना नहीं चाहता हूं, तो इसलिए मैं शायद इस बात पे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कामों में बिजी रहते हैं, तो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद करेंगे जो राही साहब की जानिब से जो डिमांडें लेफ्टिनेंट गवर्नर की मशीर के पास हैं वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और जो डीलर के मसलो मसाइल है उन पर भी कोई इजाला हो, ताकि आवाम यानी बिल्कुल जिस तरह से पहले लोग जो है राशन लिया करते थे, खरीदा करते थे, उसी तौर तरीके से हो। देखिए, डीलर्स के बारे में एक और एडिशन करना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि मतलब कई छोटे डीलर हैं जिनको कमीशन 143 के हिसाब से 2, 4 या 5 हज़ार बनता है। तो हमने सबका देखना होगा, सबके बच्चे हैं, सबको जीने का हक है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से, महकमा से ये मांग है कि जो कमीशन आता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है 2 करोड़ या 1 करोड़ या 2.5 करोड़, जैसे जम्मू प्रोविंस के लिए अलग से आता है, कश्मीर प्रोविंस के लिए अलग से आता है। तो हमारी एक सीधी सादी डिमांड है, हम नौकरी नहीं चाहते हैं, हम कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि डीलरों को जो कमीशन उनका महीने का आता है उसको तकसीम डीलर किया जाए। जो नाबराबरी इसमें चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जिसकी अप्रोच होती है उसको बहुत बड़ा इलाका होता है और उसकी कमीशन ज़्यादा बनती है। एक आम आदमी जो बेचारा है वो पिटता जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो वो कमीशन है उसको तकसीम करके, ये नहीं कि हमें कोई नौकरी दी जाए, हमें वो जो कमीशन है वो तकसीम करके, ताकि हमें दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ी, वो सीधा एक महीने पे जो है सबको बराबर तकसीम होती होगी, अकाउंट के ज़रिए आती होगी और उससे नाबराबरी जो हमारे समाज में है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, तो उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया इनके सवालों का जवाब जो है जल्द निकालेगी और आवाम को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी बने रहें जेके दास्तान के साथ, उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया कुछ न कुछ इक़दामात करेगी। देखते रहे जेके दास्तान, बिलाल बिलेसी, जम्मू से।